नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी हिंदी शिक्षिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी हिंदी कक्षा में। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना मान देते हैं, इतना प्रेम देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे ये कहते हैं कि मैम आप हमारे लिए ये वीडियो बनाइए, क्योंकि हमें अच्छा लगता है आपके पाठ को सुनना। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इसके लिए आप सबकी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड के कक्षा अष्टम नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक से एक यात्रा वृतांत को, और ये यात्रा कुल्लू मनाली का है, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा है। तो बच्चों इसको हम लोग शुरू करते हैं। इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पाठ जो है थोड़े मुश्किल शब्दों से बना हुआ है, लिखा हुआ है। तो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना समझे प्रश्नोत्तर कर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है आप अगर किसी यात्रा के बारे में विस्तार से अपनी यादें या उस यात्रा में आपने क्या देखा, क्या सीखा, इस चीज़ को जो लिखते हैं तो वो कहलाता है यात्रा वृत्तांत। ये भी गद्य की एक विधा है, जैसे कि संस्मरण, कहानी, निबंध आदि होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो शुरू करते हैं। पाठ से पहले हमारे देश में कुछ स्थान अत्यंत दर्शनीय हैं। अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा, और दर्शनीय का मतलब होता है देखने लायक, जहाँ प्राकृतिक संपदा भरी पड़ी है। प्रकृति के द्वारा दी गई जो संपदा है, धन है, वो भरी पड़ी है। यहाँ पे प्राकृतिक धन संपदा का मतलब है प्रकृति के सौंदर्य की संपदा। यात्राओं के द्वारा इन स्थानों को जानने समझने का सीधा अवसर प्राप्त होता है। मतलब जब हम कहीं यात्रा करने जाते हैं तो उस जगह के बारे में, वहाँ के रीति रिवाज और वहाँ के सौंदर्य के बारे में हम सामने से जान पाते हैं, सीख पाते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने कुल्लू प्रदेश का अत्यंत रोचक वर्णन किया है। रोचक का मतलब होता है बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ से देवताओं का अंचल आरंभ होता है। देवताओं का अंचल मतलब देवताओं का प्रदेश शुरू होता है। यहाँ पर बहुत सारे देवताओं की मान्यता है, पूजा की जाती है, उनका स्थान है, इसलिए इसे देवताओं का अंचल, देवताओं का प्रदेश कहते हैं। मंडी के कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। उस पर से लौड़ी जाना काफी खतरनाक है। रस्सी का पुल बना हुआ है जो झूलते रहता है, इसीलिए उसका नाम झूलना पुल रखा गया है। अब उस पर से लौड़ी यानी कि कोई भारी गाड़ी अगर चलती है तो वो काफी खतरनाक होता है, क्योंकि वो रस्सी का होता है, टूटने का डर होता है। लारी 4 मील की रफ्तार से तेज ना चले, इसका प्रबंध यह किया गया है कि पुल पर चौकीदार अपने पीठ पर एक तख्ती टांगे, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 4 मील रफ्तार। इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। मतलब उस पुल पर 4 मील से ज़्यादा की रफ्तार से गाड़ियों को चलने की मनाही होती है। और इसके रोकथाम के लिए क्या किया गया है कि एक चौकीदार अपने पीठ पर एक तख्ती यानी एक बोर्ड टांग कर घूमता है, जिसमें लिखा होता है बड़े अक्षरों में कि 4 मील रफ्तार, मतलब बस उतनी ही रफ्तार होनी चाहिए। और साथ ही साथ उस पर लिखा होता है कि इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। मतलब एक इंसान के रफ्तार में ही गाड़ी को चलना होता है। चौकीदार आगे आगे चल रहा होता है और गाड़ियां उसके पीछे पीछे, और तख्ती टांग कर वो आगे आगे चलता है और मोटर उसके पीछे चलती है। पुल के दोनों ओर पहरा पड़ा रहता है कि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार न जा सके। अनुमति मतलब आज्ञा। पहरा रहता है, लोग रहते हैं जो कि इस बात का ध्यान रखते हैं कि चौकीदार की आज्ञा के बिना, उसकी जानकारी के बिना कोई भी पुल के पार ना जा सके। 10 बजे के करीब हम लोग औट पहुंचे। यहाँ से एक सड़क शिमला जाती है। पहले यह मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था, लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर सीधे मनाली आ सकते हैं।
लेखक बता रहे हैं कि वो लोग जब वहां पहुंचे और तो वहां से एक सड़क निकलती है जो शिमला जाती है। पहले वो सड़क बनी नहीं थी, तो पहाड़ी और जंगली इलाका होने की वजह से जो साहसिक लोग होते हैं, जो इस तरह के एडवेंचर पसंद लोग होते थे, उन लोगों के लिए काफी बड़ा आकर्षण होता था। वहां पे वो जाना पसंद करते थे उस एडवेंचर को महसूस करने के लिए। लेकिन अब वहां पे सड़क बन गई है, तो अब शिमला से लोग यहाँ पे वीकेंड बिताने के लिए, सैलानी यानी जो पर्यटक होते हैं वो सब अपने वीकेंड बिताने के लिए गाड़ी में बैठकर मनाली आ जाते हैं। आसपास का सौंदर्य अब भी वही है, उस सड़क से देखने पर अब भी उतना ही सुंदर लगता है वो रास्ता, लेकिन वहां का चमत्कार नष्ट हो गया है। चमत्कार मतलब एक जादू सा जो दिखता था उस इलाके में, उस सड़क के दोनों किनारे खूबसूरती, प्रकृति का जो नज़ारा था, वो प्रकृति का जादू खत्म हो चुका है। सौंदर्य बरकरार है, फिर भी कुछ खासियत कम हो गई है वहाँ की। और कुछ आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है। मणिकर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं जिसकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है, तो किसी में चावल उबाले जा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि उसी रास्ते से थोड़ा आगे एक और मार्ग है जो मणिकर्ण जाता है, जो कि एक तीर्थ स्थान है। और उस तीर्थ स्थान पे गर्म पानी के सोते निकलते हैं, यानी कि उस जगह जगह से गर्म पानी निकलता है जिसका कुंड बना हुआ है। जैसे राजगीर में है, सूर्य कुंड में है, उसी तरह वहां पर भी है। और उन सोतों की विशेषता क्या है कि वहां के पानी की उष्णता यानी गर्मी जो है अलग अलग है। हर सोते में अलग अलग टेम्परेचर में गर्म पानी मिलता है। कहीं पे किसी सोते में यानी कुंड में पानी बस इतना गर्म है कि आप नहा सकते हैं, यानी गुनगुना पानी है जितने में हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और कहीं में पानी एकदम उबल रहा होता है, कहीं किसी सोते में पानी बिल्कुल उबल रहा होता है, इतना ज़्यादा जिसमें कि चावल उबाले जा सकते हैं पकाने के लिए। व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुंच गए। लेखक बता रहे हैं कि व्यास नदी के किनारे किनारे जो रास्ता है वो बहुत सुंदर है, उसके आसपास का दृश्य, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है, तो कहीं खाई भी होगी, कहीं पे जंगल भी होगा। तो उस जगह से पार करते हुए वो 12 बजे तक कुल्लू पहुंचे। बच्चों, एक्चुअली मैं अभी ऐसे जगह पे हूँ जहाँ के आसपास ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अगर आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हो, गाड़ी की आवाज़ आए, हॉर्न आए, तो क्षमा कीजिएगा मुझे। मैंने कोशिश बहुत की कि मैं शाम में वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शाम में भी यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं और मैं भी परेशान हो रही हूँ, तो सॉरी पहले ही। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवार है। गहवार मतलब कि जहाँ पर देवी देवताओं का घर होता है ना, जहाँ पे उनका पूजा होता है, उस जगह को गहवार बोलते हैं। तो यहाँ पे शब्दार्थ में जैसा आपको दिया हुआ मिल जाएगा, गहवार का अर्थ शब्दार्थ में दिया हुआ है विकास स्थल, यानी कि देवी देवताओं का जहाँ पे विकास होता है, जहाँ पे उनका स्थान होता है, वो जगह। तो मैं आपको उसका विस्तार में बता रही हूँ, शब्दार्थ में तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं, जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा पाते हैं और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। लेखक बता रहे हैं कि यहाँ जितने भी कस्बे या गांव हैं, एक शहर में बहुत से कस्बे और गांव होते हैं छोटे छोटे, और खासकर पहाड़ी इलाका में तो और भी ज़्यादा। तो उसमें जितने भी कस्बे और गांव हैं, हर जगह के अपने एक देवता है, ग्राम देवता। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर कभी गांव गए होंगे या मम्मी पापा से बात करें तो पता चलेगा कि हर गांव के एक देवता होते हैं हर जगह पे, या अपने कुल के। तो उसी तरह वहां पर भी है, और ये सारे देवता जो होते हैं उन सबको साल में एक बार हर वर्ष रथ में बिठाकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर ले जाया जाता है, वहां के राम जी की उपासना के लिए, उनकी पूजा के लिए। सैकड़ों देवी देवता और उनके मंदिर के कारण और इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल या वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा है। यानी वहाँ पे जो इतने ढेर सारे देवी देवताओं का स्थान है, हर गांव का, हर कस्बे का, इतने सारे मंदिर हैं, और साल में जो एक सालाना देव सम्मेलन होता है, यानी देवों का मिलन जो होता है,
उसके वजह से कुल्लू को देवताओं का अंचल, देवताओं की वैली कहा जाता है। ये सब असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। आदिम मतलब सबसे शुरुआत, एकदम जो वहाँ के पुराने निवासी हैं उन लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं। यहाँ पर दशहरे के दिन विजयी राम का उत्सव होता है, जिसमें आसपास के सभी देवी देवता रथों में बैठाकर लाए जाते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि इस विराट उत्सव में हजारों देवी देवताओं के रथ शामिल होते हैं। लेखक बता रहे हैं कि ये देव सम्मेलन जो होता है वो दशहरे के दिन होता है, जिसको विजयी राम का उत्सव कहा जाता है। और इसमें हजारों की संख्या में देवी देवता अलग अलग कस्बों से, गांवों से आते हैं इस विराट उत्सव में, यानी कि इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए। कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान है। कुल्लू में व्यास और वशिष्ठ के स्थान है, माना जाता है कि वहाँ उन लोगों ने तपस्या की होगी। पहले ऋषि मुनि लोग ऐसे जगह की तलाश में रहते थे जहाँ पे जीवन के लिए जल, भोजन आदि की व्यवस्था हो जाए, लेकिन वो निर्जन और शांत हो, ताकि वो वहाँ पर तपस्या कर सके, चिंतन मनन कर सके। कुल्लू मनाली जहाँ पे नदी बह रही थी, पेड़ पौधे थे, तो उनके भोजन और पानी का तो व्यवस्था ऐसे ही हो जाता था। शांत पहाड़ी इलाका होने की वजह से इनके लिए एकदम आदर्श जगह था वो। यहीं पे पांडवों के मंदिर हैं, जहाँ भीम की पत्नी हिडिंबा देवी भी पूजी जाती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भीम की पत्नी तो द्रौपदी थी, लेकिन नहीं, भीम की एक पत्नी का नाम था हिडिंबा, जो कि एक राक्षसी थी और वो अपने भाई हिडिंब के साथ एक जंगल में रहती थी। जब भीम अपने पूरे परिवार के साथ वनवास को गए हुए थे, उसी समय हिडिंबा भीम को देखकर आसक्त हो जाती है और उनसे शादी करती है। तो और उन्हीं का पुत्र घटोत्कच थे, जिनके ऊपर बना हुआ एनिमेशन मूवी आपने ज़रूर देखी होगी, तो अब आप शायद पहचान गए होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर मनु ऋषि या मनु भगवान का भी मंदिर है। यहाँ ऋषि ऋषि को बोला जा रहा है। आपने कई बार सुना होगा कि श को ख से उच्चारित किया जाता है, जैसे बहुत से लोग षष्ठी नहीं बोल के खष्ठी बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी ऋषि को ऋखी बोला गया है। पुराने लोग इस तरह से शायद उच्चारित करते होंगे वहाँ पे। और मनु जो है, मनु कहा जाता है कि इन पहले मनुष्य थे और उन्हीं के नाम पे हमारा नाम मनु रखा गया। आप लोग सोशल साइंस पढ़ते होंगे, उसमें आप मनु के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, जिनके द्वारा जाति व्यवस्था तैयार की गई थी इस तरह से कि जैसे वो काम करते हों, जिस काम को वो करते हैं उनके अनुसार उनकी जाति व्यवस्था बांटी गई थी मनु के द्वारा ही। कहते हैं कि जब प्रलय आया था तो उस समय भगवान ने उनको आदेश दिया था और उनके आदेश के अनुसार वो दुनिया में जितनी भी प्रजाति हैं, जितने भी जाति हैं, हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, हर चीज़ के एक एक जोड़े को उन्होंने एक नाव में रखा था और उस नाव की रक्षा भगवान विष्णु ने स्वयं किया था। और जब प्रलय खत्म हो गया तो मनु ने ही फिर से दुनिया की शुरुआत की, उन्हीं एक एक जोड़े चीज़ों की सहायता से। इसीलिए हम मनु को बहुत मान्यता दिया जाता है और पहला मनुष्य कहा जाता है। मनु ऋषि का और कहीं भी कोई मंदिर नहीं है, एकमात्र इस जगह को छोड़ के। दशहरे पर यहाँ बड़ा भारी मेला भी लगता है। साल भर का व्यापार प्रायः इस एक दिन में हो जाता है। बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए बनी हुई देशी अंग्रेजी दुकानें और कुछ होटलों या पंसारी हाट की बात अलग है। इसलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही बड़ी उमंग लेकर आते हैं। अब वहाँ पे हाट बाजार जो है, जो बाजार हमेशा रहता है, सालों भर रहता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब मेला लगता है दशहरे के समय, तो वहाँ पे बहुत बड़ा हाट लगता है। हाट में क्या होता है, जो टेम्परेरी मार्केट होता है उसको हाट कहते हैं। आप लोग अभी भी गाँवों में या कई शहरों में भी ऐसा देखने को आपको मिलेगा, जहाँ पे वीकली हाट लगाया जाता है। दिल्ली में भी ऐसा है। तो उसी के बारे में यहाँ पे उसी तरह के हाट के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर कुल्लू और मनाली के पारंपरिक चीज़ें मिल जाती हैं। इसीलिए ग्राहक और विक्रेता दोनों बड़ी उमंग लेके वहाँ आते हैं। विक्रेता इसलिए कि उनको साल भर की कमाई इस दशहरे में हो जाती है।
रंग बिरंगे कम्बल, पट्टू, पट्टियां, पश्मीना, चरु और अन्य प्रकार की खालें। चरु अर्थात गर्भवती भेड़ की खाल। और भी वहाँ पे जानवर बहुत हैं, जैसे रीछ, मृग, बाघ और कभी कभी बर्फ के बाघ यानी स्नो लेपर्ड जो होते हैं, उन सब के चमड़े जो होते हैं, उनकी खालें जो होती हैं, उनसे बने हुए अलग अलग तरह के जूते, मोजे, सिली सिलाई पोशाकें, टोपियाँ आदि जो भी है सब वहाँ पे बिकता है। बांसुरी, बर्तन, पीतल, चांदी के आभूषण, लकड़ी, हड्डी और सिंह की कंघियाँ, लकड़ी भी बिकती है और हड्डियों और सिंह से जो कंघियाँ आदि बनती हैं यानी दूसरी चीज़ें भी जो बनती हैं वो सब, देसी और विदेशी कांच, बिल्लोर और पत्थर के मनकों के हार, न जाने क्या क्या चीज़ें वहाँ आती है और देखते देखते बिक जाती है। दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। इस लाइन का मतलब है कि हजारों की संपत्ति वहां पर एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती है। जो संपत्ति पहले खरीदार के पास होती है, ग्राहक के पास होती है, खरीदने के बाद वो विक्रेता को मिल जाती है। विक्रेता फिर दूसरे से वो चीज़ें खरीदता है, फिर बेचता है। तो इस तरह से संपत्ति एक दूसरे के हाथ में आते जाते बदलते रहती हैं। तमाशे होते हैं, नाच होते हैं, गाना बजाना होता है और जगमग रोशनी होती है, जैसा कि मेलों में हुआ करता है। हम लोग उस दिन कुल्लू में 2 घंटे ठहरे। यहाँ हम लोग कौन है? लेखक और उनके साथ आए हुए लोग। भोजन किया और फिर लारी में बैठकर आगे बढ़े। मनाली देवताओं के अंचल का ऊपरी छोर कुल्लू से 23 मील है। लेखक बता रहे हैं कि अभी तो वो कुल्लू में थे जो कि एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन मनाली जो है उससे भी 23 मील ऊंचाई पर है। अधबीच में कटराई की बस्ती है और कुल्लू और मनाली के बीच में आधे बीच में एक बस्ती है जिसका नाम है कटराई। कटराई से चलकर मोटर कलात होती हुई मनाली जा पहुंची। मनाली या मुनाली ने यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया है जो यहाँ बहुतायत से होता है। यानी मनाली का नाम एक पक्षी के वजह से मनाली रखा गया, जिस पक्षी का नाम है मुनाल, जो यहाँ बहुतायत यानी बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। फेजेट जाति का हिमालय का यह पक्षी अत्यंत सुंदर होता है और मुनाल पक्षी जो है वो फेजेट जाति का है और हिमालय के आसपास रहने वाला पक्षी है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होता है। इसके संबंध में यहाँ के लोगों में कई किंवदंतियां भी सुनने में आती है। किंवदंतियां यानी लोक कथाएं। लेकिन मैदानी भाग में रहने वाले लोगों के लिए मनाली शायद संसार में सबसे बढ़िया स्थान है। लेकिन जो हम जैसे लोग जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनके लिए पहाड़ों पर घूमना, हिल स्टेशन पे जाना एक बहुत बड़ा शौक होता है और उसके लिए मनाली सबसे खूबसूरत जगह माना जा सकता है। मनाली की 2 बस्तियां हैं। एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए हुए बंगलों और बाजारों वाली बस्ती जो दाना कहलाती है और दूसरी उससे करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव। लेखक बता रहे हैं कि 2 बस्तियां हैं मनाली में। एक बाहर के लोग यानी कि जो आजकल फैशन की वजह से रिटायरमेंट के बाद या कमाई करने के बाद मनाली के खूबसूरत जगह पे अपना घर बंगला आदि बनाकर रहने लगे यानी बाहरी लोग। और दूसरे जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो और भी ऊंचाई पे रहते हैं यानी कि दाना बस्ती जो कि बाहरी लोगों की बस्ती है उससे भी करीब 1 मील ऊपर जाकर है और वो खास मनाली गांव है यानी वहाँ के मूल निवासियों का गांव है। मोटर दाना तक जाती है जहाँ तक बाहरी लोगों की बस्ती है, बंगले हैं, घर हैं, वहाँ तक। दाना से सड़क फिर ब्यास नदी पार करके रोहतांग की जोत से होकर लाहौर को चली जाती है यानी कि पाकिस्तान के लाहौर जाने के लिए भी वहाँ से रास्ता है और ये रोहतांग की जोत के से होकर गुजरती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का गांव है। वशिष्ठ एक मुनि का नाम था जो राम के गुरु माने जाते हैं, तो उन्हीं के नाम का एक गांव है जहां गर्म पानी की कुंड है और वशिष्ठ मंदिर भी है। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि यहाँ तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। वहाँ पर वशिष्ठ मुनि का एक मंदिर है। माना जाता है कि वहीं पे तपस्या करते करते उनका शरीर पाषाण यानी पत्थर में बदल गया था और वही पाषाण मूर्ति वहाँ पूजी भी जाती है अभी तक। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफ़ी है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ जो कुंड है उस कुंड में गंधक अर्थात सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो कि स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है। रोहतांग की जोत यानी कि एक जगह का नाम है। ये एक पहाड़ी दर्रा है
जिसका नाम रोहतांग की जोत रखा गया है, और वहीं पे व्यास कुंड भी है। यहाँ से मील भर हटकर व्यास मुनि का स्थान है। व्यास मुनि वही मुनि है जिनके द्वारा महाभारत की रचना हुई थी, जहां से व्यास नदी का उद्गम होता है, और इसी जगह से जहां व्यास मुनि का स्थान है वहीं से व्यास नदी का उद्गम होता है, यानी कि निकलता है, वही उसका सोर्स है। रोहतांग का मार्ग बहुत रमणीक है। रमणीक का मतलब बहुत खूबसूरत है। व्यास नदी के वेग से किस तरह पहाड़ के पहाड़ कट गए हैं वह भी देखने की चीज है। वहां पर आप ये देख सकते हैं कि एक नदी के वेग यानी उसकी स्पीड जो होती है, उसका जो करंट होता है, उससे इतना बड़ा बड़ा पहाड़ कैसे कट गया है। सदियों से वो नदी बह रही है उसी स्पीड में, इसलिए कहीं कहीं तो नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में और 400-500 फुट नीचे जाकर अदृश्य हो गई है। यानी कि इतनी वेग से वो नदी बहती है कि उस पहाड़ को चौड़ाई में 8-10 फुट तक काट दिया है, और गहराई जो है 400-500 फुट तक नीचे जाता है उस पहाड़ की को काटते हुए। वो नदी इतना नीचे कि वहां जाकर नदी लगभग अदृश्य हो जाती है, दिखती नहीं है, सिर्फ उसके आवाज सुनाई देते हैं, स्वर सुनाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि व्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे की ओर उतरती है। जितनी तेजी से, जितने वेग से उतरती है पहाड़ को, उतनी ज्यादा वो क्षति पहुंचाती है और काटती है। अपने मार्ग के पहले 5 मील में जितना नीचे उतर आती है वह उतना अगले 50 मील में नहीं, और उसके बाद के 500 मील में भी नहीं। लेखक बता रहे हैं कि 5 मील जहाँ से ब्यास नदी का उद्गम होता है, शुरुआत होता है, वहाँ से 5 मील तक उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि उससे आगे जो 50 मील और नदी आगे बढ़ती है वहाँ तक उतनी स्पीड नहीं होती, और जो 50 मील तक स्पीड है उससे भी आगे 500 मील तक भी ऐसी स्पीड बिल्कुल नहीं है ब्यास नदी की। रोहतांग की जोत के दूसरी ओर कोकसर पड़ाव है। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखता है मैंने दूसरा नहीं दिखा। लेखक बता रहे हैं रोहतांग के जोत से जब दूसरी ओर को आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक कोकसर नाम का पड़ाव है। पड़ाव यानी ठहराव, जहाँ लोग रुक करके आराम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का, यानी उस जगह पे जो सुंदरता दिखता है बर्फ का, जो खासियत दिखती है बर्फ के जमे होने का, वो और कहीं लेखक को नहीं दिखा था। उसका न वर्णन हो सकता है न चित्र खींच सकता है। उस सौंदर्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, ना चित्र खींचा जा सकता है, क्योंकि अगर चित्र खींचेंगे तो आधा खींचेगा, या चित्र तो सिर्फ चित्र होता है, वो सजीव सुंदरता उस चित्र में नजर नहीं आ सकती है। अब लेखक उस सौंदर्य के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। कुछ मीलों के दायरे का वह एक प्याला सा बना हुआ है जिसके सब ओर ऊंची ऊंची हिमावृत चोटियां हैं। लेखक बता रहे हैं कि कुछ मील के दायरे का, यानी कि उसकी गोलाई में एक प्याला सा बना हुआ है। कप के साथ जो प्याला होता है, सॉसर होता है, उसके बारे में बात की जा रही है कि एक प्याला सा बना हुआ है। प्याला कैसे, नीचे थोड़ा सा गड्ढा जैसा होता है और उसके चारों तरफ उठा हुआ सा दिखता है, तो बिल्कुल उसी तरह वो प्याला जैसा बना हुआ है। और हिमावृत चोटियां, हिम से आवृत, हिम से ढकी हुई, हिम जोड़ आवृत, ठीक है। तो वो जो चोटियां हैं वो उस चारों तरफ है, और जो कोकसर का क्षेत्र है वो थोड़ा नीचे को बना हुआ है। उससे कुछ पहाड़ों के नंगे काले बर्फ से छाया हुआ मैदान, मानो अभिमानी पर्वत सरदारों ने अपना शीश और कटी प्रदेश तो ढक लिया है, लेकिन छाती दर्प से खोल रखी है। लेखक बता रहे हैं कि और उसी के जो कुछ पहाड़ हैं, उसी के चारों तरफ जो कुछ पहाड़ हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे काले बर्फ उस पे छाए हुए हैं। और दिखता है, ऐसा लगता है देखकर कि जैसे पर्वत के सरदार जो हैं वो पूरे गर्व के साथ वहां पे खड़े हुए हैं और अपने शीश को, अपने सर को और कमर तक के प्रदेश को, कटी प्रदेश मतलब कमर तक का प्रदेश, वहां तक को बर्फ से ढक लिया है जो कि सफेद है। लेकिन अपनी छाती को उन्होंने खोल कर रखा है, बर्फ से हटा कर रखा है, गर्व के मारे अपनी छाती को फुलाकर खड़े हैं। इस स्थान से 3 नदियों का उद्गम है। इसी जगह से 3 नदियां निकलती हैं, ऊपर से व्यास, मध्य से चंद्रा और भागा, जो आगे चलकर मिल जाती है।
ऊपर से जहाँ से हमने अभी पढ़ा व्यास कुंड के पास से व्यास नदी निकलती है, और उसके बाद जब थोड़ा और नीचे आता है पहाड़ यानी मध्य में बीच में, वहाँ से चंद्रा और भागा नाम की नदी निकलती है और आगे जाके तीनों नदियाँ मिलकर बहने लगती है। बच्चों, इस वीडियो को मैं अभी यहीं तक रखती हूँ। अगले वीडियो में मैं इससे आगे पढ़ाऊंगी और साथ ही आप लोगों को प्रश्नोत्तर भी करवा दूंगी। तो फिलहाल इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि मुश्किल पाठ है। और जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में, इसके दूसरे भाग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।